हेलो बच्चों, टुडेज टॉपिक इज इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं। रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास, तो देखो इक्विवेलेंस क्लास, इसके एग्जांपल्स मैं करवा दूंगा अभी, है ना, वेट फॉर अ व्हाइल। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, मान लो ए का आपको इक्विवेलेंस क्लास बताना है, तो उसका प्रोसेस क्या है? फॉर्मूला ये है। इक्विवेलेंस क्लास को इस तरह से लिखते हैं, सिंपल क्लोज ब्रैकेट और एलिमेंट, एक्स की वो वैल्यूज जो ए से रिलेटेड है, एक्स की वो वैल्यूज जो कि ए से रिलेटेड है, उन एक्स की वैल्यूज को अपन क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बोलते हैं। ठीक है। सिंपल एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। माना कि एक रिलेशन आर इस तरह से कुछ है, 1 2 3 5 7 2, मान लो ऐसा कुछ होता। ठीक है। और आपसे कोई कहता कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 बताओ, तो x की जो वैल्यूज 2 से रिलेटेड है, तो 1 है, एक 7 है, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाती? 1 7। सिंपल, ये आपका आंसर होता है। ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपन। मैंने काफ़ी हद तक क्वेश्चंस तो पिछले लेक्चर्स में, वीडियोस में आपको डाल दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ आज। फर्स्ट इज शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन ऑन द सेट ए। जो रिलेशन आर है ना भाई, वो ए में डिफाइन है, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का सबसेट होगा आर। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, एक प्लेन पे जो ट्राइंगल है एज आर, रिलेशन आर क्या दिया हुआ है आपको? कि T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, कि रिलेशन क्या है? इज सिमिलर टू, मतलब जो पहला ट्राइंगल है ना, वो दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है। तो आपको बताना है कि साहब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, शो करना है आपको। ठीक है। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है भैया? जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और आई थिंक अपने लिए आज की डेट में तो बहुत ईजी हो गया इसको समझना। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव आपको सबसे पहले प्रूव करना है। मैंने आपसे कहा था रिफ्लेक्सिव के लिए कितने ट्राइंगल, कितने एलिमेंट चाहिए होता है? एक एलिमेंट या एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो मैंने बोला साहब कि टी बिलोंग्स टू ए, कि जो एलिमेंट होगा ना वो किससे होगा? ए में होगा, क्योंकि जो रिलेशन आर है वो किस में? ऑन सेट ए है। और सेट ए में क्या है? ए में क्या है? सारे ट्राइंगल है, बहुत सारे ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स आर देयर। ठीक है। कि जो टी है ना, वो ट्राइंगल, सॉरी टी जो है वो सेट ए का एक एलिमेंट है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूव करना होता है अपना? कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। तो दिमाग लगाओ, एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल ऐसा है, तो ये ट्राइंगल खुद के ही सिमिलर होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। अपन ये ट्राइंगल है, ऐसा ही ट्राइंगल इसके ऊपर भी रख दे तो सिमिलर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है? जिनका शेप सेम होता है, साइज सेम हो या ना हो चलेगा, बट शेप क्या होता है? सेम होता है। ठीक है। जैसे शेप का मतलब है, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे, क्योंकि शेप तो उनका सेम ही होना है ना। तो सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है। तो T बिलोंग्स टू ए, तो ये होगा कि T बिलोंग्स टू R, ऐसा होगा। माना कि इसमें ट्राइंगल T1 है, आप इसको T1 ले लो एक बार समझने के लिए। मान लो कंफ्यूजन होता है तो T भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये T1 ले लिया, तो T1 बिलोंग्स टू T1। हर ट्राइंगल T1 बिलोंग्स टू T1 का मतलब क्या है? कि T1 इज सिमिलर टू T1, T1 इज सिमिलर टू T1। कि कोई भी ट्राइंगल जो होगा ना भैया, खुद के सिमिलर तो होगा ही होगा ना, 100%। ठीक है। अरे मैं अपने आप को कांच में देखूंगा तो मैं ही तो दिखाई दूंगा, बिल्कुल सिमिलर होंगे हम लोग। ठीक है। तो कहने का मतलब हर ट्राइंगल खुद के सिमिलर होता है। तो कहने का मतलब ये जो रिलेशन आर है ना, आर विल बी रिफ्लेक्सिव, आर विल बी रिफ्लेक्सिव। जो रिलेशन आर है ना भाई, वो रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर। उसके बाद आ जाता है अपने पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है? यदि T1 का रिलेशन T2 से है, A का रिलेशन B से है, तो B का रिलेशन A से होना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको दो एलिमेंट चाहिए, तो मैंने दो एलिमेंट लिए कि T1 T2 बिलोंग्स टू A। दोनों कहाँ से होंगे? सेट A में से, क्योंकि रिलेशन A से A में है। ठीक है। फिर लेट
लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R, कि जो T1 कॉमा T2 है वो R का एलिमेंट है। भाई ये तो है, तभी तो अपन इसका काउंटर करेंगे कि A का T1 का रिलेशन T2 से है तो T2 का रिलेशन T1 से है कि नहीं है। तो T1 T2 बिलोंग्स टू R, माना कि ये एक इस रिलेशन R का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि T1 इज सिमिलर टू T2, इसका मतलब हुआ T1 इज सिमिलर टू T2, कि जो T1 है वो T2 के सिमिलर है। यदि T1 T2 के सिमिलर है तो 100% T2 इज सिमिलर टू T1। यदि T1 T2 के सिमिलर है तो डेफिनेटली T2 भी T1 के सिमिलर होगा। यदि T2 T1 के सिमिलर है तो देखो लिखा हुआ है कि T1 यदि T2 के सिमिलर है तो इसका मतलब है T1 T2। यदि T2 इज सिमिलर टू T1 तो इसका मतलब है T2 T1, मतलब पहले T1 था तो T1 लिखा हुआ था, बाद में T2 तो बाद में T2। ठीक है, डेफिनेशन का अपने को ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, T2 T1 बिलोंग्स टू R। ठीक है ना, होगा ये 100% कि T1 यदि T2 के बिलोंग्स टू R है तो T1 इज सिमिलर टू T2, तो T2 भी सिमिलर होगा T1 के, तो T2 T1 बिलोंग्स टू R, कि मतलब T2 T1 भी क्या होगा, रिलेशन R का एक एलिमेंट होगा। तो सिमेट्रिक क्या होता है, यही तो कहता है कि यदि इसका रिलेशन इससे है ना तो इसका रिलेशन इससे होना चाहिए था, तो हो गया। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, बिकॉज T1 T2 इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R देन T2 T1 बिलोंग्स टू R, तो गिवन रिलेशन R इज सिमेट्रिक। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ठीक है, बस आपको ये डेफिनेशंस लिखनी है, ये लाइनें पूरी लिखनी है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेल्फ प्रूव्ड है कि भाई T1 यदि T2 के सिमिलर तो T2 T1 के सिमिलर होगा। ठीक है ना, एक्स्ट्रा कोई भी इंफॉर्मेशन आप दे ही नहीं सकते। ये हो गया। देन है ट्रांजिटिव, आफ्टर इट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कह रहा है भाई, ट्रांजिटिव क्या कहता है, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। इफ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए 3 एलिमेंट चाहिए ए बी सी। तो देखो T1 T2 T3 कहाँ से होंगे साहब, सेट ए से होंगे, क्योंकि रिलेशन ए से ए में है। ए में क्या है, ऑल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, फिर आप लेट करोगे कि T1 T2 एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। मैंने माना कि T1 T2, T1 का रिलेशन T2 से है, T2 का रिलेशन T3 से है। अब अपने को प्रूव करना है कि साहब T1 का रिलेशन T3 से होगा। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3, कि T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है। भाई ये तो होगा, ये तो आपको सारा लेना ही है कि ये है ना भाई, ये तो ऐसा है जो चीज़ आपको अपनी तरफ से माननी है, लेके चलनी है, इसके बाद वाला प्रूव करना है। तो देखो मैंने बोला कि T1 एंड T2 T2 T3 दोनों रियल रिलेशन R के एलिमेंट है, और T1 T2 का मतलब क्या है कि T1 इज सिमिलर टू T2, इसलिए मैंने लिखा T1 T2 T2 T3 रिलेशन के एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब है T1 इज सिमिलर टू T2, उसका मतलब है T2 सिमिलर टू T3। सीधा सा लॉजिक है। T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो डेफिनेटली T1 इज सिमिलर टू T3। जो T1 है वो T3 के सिमिलर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, T1 T3 बिलोंग्स टू R, कि जो T1 T3 होगा ना वो भी R का एलिमेंट होगा। इसका आपको और कोई रीजन देना ही नहीं है। ठीक है ना, बस ये फिक्स रीजन है कि भाई यदि T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है तो 100% T1 T3 के सिमिलर होगा। आप ऐसे समझो, यदि A B के इक्वल है और B C के इक्वल है
तो ए सी के इक्वल होगा। वैसा क्या रीजन दोगे आप, वो समझ में आ रहा है पूरा कि ए बी के इक्वल और बी सी के इक्वल है, ठीक है, तो ए सी के इक्वल होगा। सिमिलरली T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, दैट मीन्स कि T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू T3, ठीक है। सो T1 T3 बिलोंग्स टू R, तो कहने का मतलब ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। यहां पूरा लिख लोगे आप कि T1 T2 इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R, का मतलब क्या है कि T1 T3 बिलोंग्स टू R, कि जो T1 T3 होगा वो भी क्या करेगा, रिलेशन R का एलिमेंट होगा। दैट मीन्स कि ये क्या है भैया, एक इक्वलेंस रिलेशन है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, दैट्स व्हाई इट्स ए इक्वलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वलेंस रिलेशन है, क्लियर। चलो नेक्स्ट है कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल्स। अगला पार्ट है इसका कि 3 राइट ट्राइंगल्स अपन ने देखे। राइट ट्राइंगल्स क्या होता है, ट्राइंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। और आप कह सकते हो कि एक साइड के स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है ना, ठीक है। किसी ट्राइंगल की एक साइड की जो लेंथ है उसका जो स्क्वायर है रिमेनिंग 2 साइड्स के लेंथ के स्क्वायर के सम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। और एक एंगल उसका कितना होता है, 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। 3 4 5 है, 5 12 30 है, और T3 है 6 8 10। विच ट्राइंगल अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। भाई इनमें से T1 T2 और T3 जो ट्राइंगल है उनमें से कौन कौन से ट्राइंगल्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिमेट्रिक ट्राइंगल्स की थ्योरी पता होनी चाहिए। दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो आपने क्लास 10th में इसको अच्छे से पढ़ा होगा। दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसका रीजन क्या होता है, या तो एंगल एंगल सिमिलरिटी होती है कि दोनों ट्राइंगल के यदि दो एंगल इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। और एक ये था साइड साइड साइड, मतलब करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उसका रेशो, साइड्स इक्वल नहीं, साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ 5 12 13 है, 6 8 10 है और 3 4 5 है ना, 3 4 5 6 8 10 एंड 5 12 और 13, ठीक है। यहां पर एंगल तो दिए हुए नहीं है तो मैं एंगल से तो इसको समझ ही नहीं सकता, तो मुझे इससे ही समझना पड़ेगा। साइड्स की लेंथ दे रखी है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो यदि इसमें देखें कि 3 और 6, तो 3/6 4/8 एंड 5/10, तो कितना आ गया ये, हाफ हाफ और हाफ। इनका रेशो सेम है, मतलब इन दो लेंथ वाले ट्राइंगल, ये साइड्स की लेंथ दी हुई है तो ये दो ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। बट इनको देखें 6/5 8/12 10/13 रेशो सेम नहीं है। इसको चेक करें 3/5 4/12, ये भी रेशो सेम नहीं है। दैट मीन्स कि ट्राइंगल T1 एंड ट्राइंगल T3, T1 ये 3 4 5 वाला, T3 6 8 10 वाला, आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्योंकि रिलेशन क्या कह रहा था कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से क्या है, सिमिलर है, क्लियर। तो साइड्स का रेशो सेम है, दैट्स व्हाई ट्राइंगल T1 एंड T3 आर सिमिलर, क्लियर। क्योंकि यहाँ एंगल से सॉल्व कर नहीं सकते, एंगल दिए हुए नहीं ना अपने को, साइड्स की लेंथ दी हुई है, इसलिए मैंने साइड्स वाला मेथड अप्लाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज रीड इट। क्वेश्चन इज शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए। सेट आपको ए दिया हुआ है तो अपन रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है आपको। x बिलोंग्स टू जेड की जो x है वो इंटीजर है और एलिमेंट क्या है इसका, x है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो पहले लिखा हुआ होता है वो एलिमेंट होता है, तो सेट एल एक्स, एक सेट ए है उसके एलिमेंट x है और x क्या है, इंटीजर है। और इंटीजर भी क्या है, 0 से बड़ा और 12 से 12 से छोटा, मतलब 0 1 2 3 4 5 अप टू 12, ठीक है। अप टू 12, 0 या 0 से ग्रेटर और 12 या 12 से लेस, ठीक है। ये हो गया गिवन बाय रिलेशन आर।
रिलेशन आर आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, कि मोड ऑफ रिलेशन आर के एलिमेंट है ए बी, ए कोमा बी, ए इसका ऑर्डर्ड पेयर का ए पहला एलिमेंट है, दूसरा सेकंड एलिमेंट है, कॉम्पोनेंट ही बोल सकते हो आप। मोड ऑफ ए माइनस बी जो है कि ए और माइनस बी इन दोनों एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है उसका जो मॉड्यूलस है वो 4 का मल्टीपल है। तो आपको बताना है कि साहब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव एक एक समझते हैं अपन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है भैया, खुद का रिलेशन खुद से, मतलब जो सेट ए है ना, इस सेट ए का हर एलिमेंट, इस सेट ए का हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, खुद से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू 12 12 वो सारे एलिमेंट इस रिलेशन में आने चाहिए, तब तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अपन ऐसे एग्जाम्पल से तो समझेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग है। और एक मैथमेटिक्स ये कहती है कि जितना शॉर्ट में हो सके चीज़ों को उतना शॉर्ट में करो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, रिलेशन के लिए एक एलिमेंट चाहिए, तो मैंने बोला ए, लेट की जो ए था वो कहाँ से था, सेट ए से, क्योंकि जो रिलेशन आर है वो किसमें, ऑन द सेट ए है। सो रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, ठीक है भाई, ये हो गया। तो मैंने एक एलिमेंट लिया जो कि सेट ए से बिलोंग करता है। फिर आप क्या बोलोगे कि ए माइनस ए, मोड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल्स टू कितना होगा अभी, 0। रिलेशन क्या कह रहा है कि ए माइनस ए कॉमा बी है तो ए माइनस बी, तो मैंने लिखा ए माइनस ए, तो मोड ऑफ ए माइनस ए जो होगा वो 0 होगा। अरे भाई मोड 0 होगा, मोड 0 0 होता है, 0 ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। तो मोड ए माइनस ए कितना हो गया, 0 हो गया, कहने का और 0 क्या है, 0 4 का मल्टीपल होता है कि नहीं होता, होता है भाई 100%। तो लिख सकते हैं बिकॉज, बिकॉज लिख दो, लैंग्वेज है तो कैसे भी लिख दो, विच इज मल्टीपल ऑफ, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। जो 0 आया वो क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो कहने का मतलब क्या था भाई, ये जो लिखा ना इसका मतलब क्या था, इसका मतलब तो यही है ना, ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब तो यही है इस वाले का, ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए लिखते तो यहाँ पर ए माइनस ए आता, ए बी है तो ए माइनस बी है, तो ऐसे ही ए लिखा हुआ होगा तो इधर क्या आएगा, ए माइनस ए। तो इस तरह से ए बिलोंग्स टू आर। तो कहने का मतलब क्या है, ये मुझे अच्छे से पता है, दोनों नंबर यदि सेम है तो सेम में से मैं सेम को माइनस करूंगा, 100% 0 आएगा, और 0 4 का मल्टीपल होगा। तो कहने का मतलब ये जो रिलेशन होगा ना आर, इसमें क्या होगा, इस सेट ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा। 0 माइनस 0 1 माइनस 1 2 माइनस 2 12 माइनस 12 सारे 0 आएंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 0 आएगा, और 0 4 का मल्टीपल होता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये जो रिलेशन है आर वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। कौन सा रिलेशन, ये आर वाला रिलेशन। क्लियर, ठीक है, आ गया समझ में। इसको थोड़ा सा आप वैसे समझो ना कि इसको रोस्टर में लिखते तो क्या होता, ये रिलेशन आर होता ना, इसमें क्या होता, इसमें एलिमेंट लिखते हैं अपन, वापस पूरा समझो एक बार। रिलेशन आर जो होता है ना वो इसके सबसेट होते हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन तो कितने होते हैं, 2 टू दी पावर एम एन। एम और एन क्या होता है भाई, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 13, और इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं 13, मतलब 2 की पावर 169। तो गजब वाले बन गए। तो बहुत सारे रिलेशन है, उनमें से एक रिलेशन ऐसा लेना है जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो इसका सेटिस्फाई यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिनका डिफरेंस जब करें और मोड करें तो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखो इसमें 0 0 भी आएगा, 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, ठीक है ना, ऐसे 12 12 तक तो सारे आएंगे। और एक जैसे 1 के साथ 5 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 5 कितना हुआ, -4, और -4 का मोड 4, और 4 4 का मल्टीपल होता है। ऐसे ही मान लो 1 9 भी आएगा, ठीक है ना, ऐसे 2 के साथ 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, एक इस रिलेशन आर के बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन देखो अपने लिए वो पॉसिबल नहीं है सारे एलिमेंट्स को लिखे फिर अपन चेक करें। तो अपन क्या कर रहे हैं, उसको सीधा मैथमेटिकल थ्योरी से कर रहे हैं। एलिमेंट एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने माना कि ए एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, कहाँ से, सेट ए से, क्योंकि उसमें एलिमेंट में से एलिमेंट को माइनस करूंगा तो 0 मिलेगा, 0 हमेशा 4 का मल्टीपल होता है, इसलिए ए बिलोंग्स टू आर करेगा। मतलब इस रिलेशन आर के अंदर इस सेट ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, वो तो इसके रिलेशन आर के एलिमेंट हैं ही हैं, इसमें ये साफ साफ दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब गिवन रिलेशन जो आर था ना वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है।
आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको लगे बोले सर मैं तो धुरंधर हूँ, मैं तो ऐसे ही करूंगा इस क्वेश्चन को, तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा ध्यान से, बहुत सारे इसमें रिलेशन बनेंगे, सबको सोल्व करो, थोड़ा टाइम हो तो जाएगा बट टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो मेरा तो सुझाव यही है कि आप इस मेथड पे बिल्कुल ना जाएं, सिमेट्रिक। लेकिन फिर भी क्या है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बोला सर हम तो तूफानी करने के लिए पैदा हुए हैं, तो आप तूफान ला सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है भैया, सिमेट्रिक का मतलब होता है यदि ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन ए से होगा। तो मैंने यहाँ पर दो एलिमेंट लिए, लेट ए बी, कहाँ से लिए, सेट ए से लिए। लेट ये मुझे लेना पड़ेगा कि ए बी जो है ना वो आर का एलिमेंट है, ये तो मुझे मानना पड़ेगा, और इससे मुझे प्रूव करना है कि बी ए बी आर का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसकी थ्योरी क्या कहती है रिलेशन की, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है ना, तो इसका मतलब मोड ऑफ ए माइनस बी, कि मोड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं इसको बी माइनस ए भी लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना। अरे मोड ऑफ ए माइनस बी लिखो या मोड ऑफ बी माइनस ए लिखो, अब आपको रीजन क्या लिखना है वो यहाँ पर, कि आपको ध्यान रखना है कि मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ वाई माइनस एक्स। मोड की वैल्यूज को आप चेंज करते हो ना, प्लेस चेंज करते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम होते हैं। मेरे को जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब मैं आपको फंक्शन, इसके बाद का चैप्टर फंक्शन ही है, जब मैं फंक्शन आपको पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मॉड्यूलस फंक्शन आएगा, तब शानदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि ये मॉड्यूलस कैसे कैसे सारे। अभी के लिए आप ये याद रखो कि मोड ऑफ एक्स माइनस वाई और मोड ऑफ वाई माइनस एक्स दोनों सेम वैल्यू देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, 13 माइनस 6 का मोड, 13 माइनस 6 कितना हुआ, 7। फिर मैंने लिखा 6 माइनस 13 का मोड, तो 6 माइनस 13 कितना हुआ, -7, और उसका मोड किया तो वापस क्या आ गया, +7, ठीक है ना। आंसर दोनों का सेम है। तो आप ये लिख सकते हो कि मोड ऑफ ए माइनस बी और मोड ऑफ बी माइनस ए दोनों बराबर होते हैं। साइड में आप लिख दो भैया, रीजन ये होता है, ये मॉड्यूलस का डेफिनेशन कहती है, मॉड्यूलस कहता है कि मेरे को अंदर चेंज कर दो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो अपन ने चेंज कर दिया। अब जब ए माइनस बी था तो उसका मतलब ए बी था, तो बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, बी ए। यहाँ लिख देंगे सो बी ए बिलोंग्स टू आर। यदि ए बी आर का एलिमेंट है तो मैंने प्रूफ कर दिया कि बी ए बी आर का एलिमेंट होगा, ठीक है। बी ए बी क्या होगा, आर का एलिमेंट होगा, सिमेट्रिक हो गया कि यदि ए बी आर का रिलेशन का एलिमेंट है तो बी ए बी रिलेशन आर का एलिमेंट होगा। क्लियर। इसका मतलब क्या था, यदि मैं इसको थोड़ा सा समझू, एक बार इलाबोरेट करूं, तो देखो यहां जो रिलेशन आर था ना, इसका पहला और दूसरा एलिमेंट दोनों ए से थे, तो इसमें क्या है, जैसे मान लो 1 आया, 1 के साथ क्या आएगा कि 1 के साथ मैं क्या लूँगी, 4 का मल्टीपल है, 5 आ गया, ठीक है ना। तो 100% इसमें 5 1 भी आएगा, क्योंकि 5 माइनस 1 4 और वो भी 4 का मल्टीपल है, मतलब उसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनका जो डिफरेंस है ना वो 4 का मल्टीपल हो। तो जैसे मान लो यहाँ पे 6 2 लिया तो 100% इसमें 2 6 भी आएगा, ठीक है। मान लो इसमें 0 4 लिया तो इसमें 100% 4 0 भी आएगा, ठीक है ना। ऐसे सारे आ जाएंगे इसके अंदर। यदि आप इसको पूरा ओपन करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें सारे आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर यदि ए का रिलेशन बी से है ना, तो बी का रिलेशन ए से भी होगा। लेकिन एक तो मैं इसको पूरा रोस्टर फॉर्म में लिखूँ, पेज भरूँ और फिर पूरा सॉल्व करूँ, थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। मतलब मैथमेटिकली वो थोड़ा ठीक नहीं है इस क्वेश्चन करना बोर्ड के अंदर। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से करोगे, 4 लाइन में पूरा हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन देखो मैथ्स के अंदर क्या है, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अपन कर क्या रहे हैं। ये रामायण है, ये तो कोई भी लिख देगा, बात है कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो मैंने आपको समझा दिया कि बेसिकली कहानी तो ये है, लेकिन कहानी के अंदर क्या हो रहा है, अंदर ये हो रहा है, वो मैं आपको समझाया है, ठीक है। चलिए, ये सिमेट्रिक हो गया, तो मतलब ये जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव भी था और सिमेट्रिक भी हो गया। अब आ जाते हैं अपन ट्रांजिटिव पे। लास्ट में वो एक लाइन तो जो सिमेट्रिक की डेफिनेशन है वो तो आपको लिखनी है, ठीक है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या कहता है भैया, 3 एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे सेट ए से, क्योंकि रिलेशन ए से ए में है, और सेट ए क्या है, 0 से 12 तक के नंबर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स है ये रहा। आपको ये अपनी तरफ से लेट करना होता है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर
एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, कि ए बी और बी सी दोनों क्या है भाई, ए बी और बी सी दोनों क्या है, रिलेशन आर के एलिमेंट्स हैं। यदि ये दोनों एलिमेंट है ना तो ए सी बिलोंग्स टू आर करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो करें तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड का मतलब हुआ मॉड ऑफ बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर, कि मॉड ऑफ ए माइनस बी और मॉड ऑफ बी माइनस सी दोनों 4 के मल्टीपल है। ये तो डेफिनेशन से मैंने, ये तो मेरे को मानना पड़ा, और इसकी डेफिनेशन ये होती, तो यहां तक तो मुझे कोई किंतु परंतु नहीं है। देखो मुझे प्रूव करना है ए माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है, तो कैसे करेंगे, आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 4 के 1। भाई मैं आपसे बोलूं कि कोई 4 का मल्टीपल नंबर लिखो तो बहुत सारे नंबर है, 0 4 8 12 ऐसे पूरा लिख दोगे, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ भैया मुझे सिंपल बता दो, तो आप ऐसे ही तो बोलोगे 4 लैम्डा है सर। लैम्डा की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, होल नंबर्स पुट कर दो, इंटीजर्स पुट कर दो। तो लैम्डा की जगह 0 पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करूंगा तो 4 आ जाएगा, 2 पुट करूंगा तो 8 आ जाएगा। मतलब मुझे वही नंबर मिलेंगे जो 4 के मल्टीपल हैं, ठीक है। आपको बताना है कि 4 के मल्टीपल्स लिखो, शॉर्ट में ये बता दो मेरे को, तो आप क्या लिखोगे 4 लैम्डा 4 के या 4 ए, और ये जितने भी वेरिएबल्स है ना ये सब क्या है, बिलोंग्स टू जेड, लैम्डा के सब क्या है, बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर्स हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये कह रहा है कि ये 4 का मल्टीपल है, तो क्या लिखेंगे 4 और k1। k1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वहां पर भी है इसलिए k1 और k2। आप लैम्डा म्यू ले लो, चलो ले लो तो आपको ठीक लगे, परेशानी नहीं होनी चाहिए। एंड b माइनस सी इज इक्वल्स टू 4 म्यू, और लैम्डा और म्यू दोनों क्या होंगे भाई, इंटीजर्स। क्या होंगे दोनों, इंटीजर्स, ठीक है। दोनों क्या हो गए, इंटीजर्स। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी मोड को आप रिमूव करते हो ना तो यहाँ प्लस माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। देखो अभी आपको समझ में आ जाए, आता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो अभी आप दिमाग में रखो इसको, मैं जब आपको फंक्शन में मॉड्यूलस पढ़ाऊंगा तब बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, जीवन में कभी मोड में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब निश्चिंत रहो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि अभी अपन मॉड्यूलस समझाएंगे तो फिर इससे पूरा हट जाएंगे, ठीक है ना, फिर ऑफ द रूट जाना थोड़ा दिक्कत करता है। इधर से भी मोड को आप हटाएंगे तो प्लस माइनस 4 म्यू हो जाएगा। कहने का मतलब कहीं लिखा हुआ है मोड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो यू कैन राइट इट एज एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 2। ऐसा क्यों लिखते हैं ये मैं मॉड्यूलस फंक्शन में 2-4 लेक्चर 5 लेक्चर के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, निश्चिंत रहें, ठीक है। अभी के लिए आप याद रखें, आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये 2 इक्वेशन हो गई, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। इफ वी ऐड, इसे अपन ऐड करें, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस म्यू, ये हो गया, ठीक है। मैंने ऐड किया तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू कितना हुआ, प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। b से b कैंसिल हुआ तो ये आ गया 4 लैम्डा प्लस म्यू, 4 लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। अब आगे एक बात समझाओ, लैम्डा और म्यू दोनों इंटीजर्स हैं, लैम्डा एंड म्यू बोथ आर इंटीजर्स, तो इन दोनों का जो जो दो इंटीजर्स का जो सम भी होता है वो भी इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो आप ये लिख देंगे वेयर लैम्डा प्लस म्यू बिलोंग्स टू जेड, कि जो लैम्डा और म्यू है ना भैया वो दोनों क्या है, इंटीजर है। लैम्डा प्लस म्यू क्या होगा, इंटीजर होगा। तो कहने का मतलब इससे क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं कि मोड ऑफ ए माइनस सी इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्लस म्यू, और लैम्डा प्लस म्यू दोनों इंटीजर हैं तो इनका सम भी इंटीजर होगा। दैट मीन्स कि क्या हुआ कि मोड ऑफ ए माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4,
भाई जो mod ऑफ a माइनस सी इसकी जो वैल्यू आ रही है 4 का मल्टीपल आ रही है, तो मतलब 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल से मतलब है कि 4 से डिविजिबल है वो, तो 100% ये 4 से डिविजिबल है। कैसे? इसको ऐसे समझो कि कहीं लिखा हुआ है 4 लैम्डा प्लस म्यू, मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये क्या बचा? इंटीजर। डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि जब डिवाइड करो तो क्वेश्चन जो है ना वो इंटीजर आना चाहिए। ऐसे तो सारे नंबर डिवाइड है, मैं आपसे पूछूं भाई 5 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो है क्यों नहीं है? 1.25, ये लो डिवाइड तो हो गया, डिवाइड में कौन सी बड़ी कहानी है। बट मैं आपसे पूछूं कि जो 5 है वो 4 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो आपका आंसर आएगा साहब नहीं है। क्यों नहीं है? डिवाइड तो हो रहा है ना, तो क्यों नहीं है मल्टीपल? क्योंकि उसका जो क्वेश्चन है ना वो इंटीजर नहीं आ रहा। जो क्वेश्चन आता है वो इंटीजर आना चाहिए। जैसे 8 है, 8 को 4 से डिवाइड करूं तो क्वेश्चन कितना आएगा? 2। क्वेश्चन कितना आएगा? 2। जो क्वेश्चन होता है वो क्या आना चाहिए? इंटीजर, तब बोलते हैं उसको डिविजिबल या मल्टीपल। नहीं तो डिवाइड तो सारे नंबर कैसे ही कर दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो जब मैं इसको 4 लैम्डा प्लस म्यू को 4 से डिवाइड करूंगा तो ये तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और लैम्डा प्लस म्यू क्या बचा? इंटीजर। दैट मीन्स कि ये 4 लैम्डा प्लस म्यू जो है वो 4 से डिविजिबल है या 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो मुझे ये तो प्रूव करना था, तो आप क्या लिख दोगे? सो डिविजिबल है ना यहाँ तक, ए सी बिलोंग्स टू आर। ये जो ए सी है वो रिलेशन आर का क्या होगा? एलिमेंट होगा। फिर इसकी डेफिनेशन लिख दो ट्रांजिटिव की, ठीक है ना। ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। क्लियर? तो कहने का मतलब ये जो रिलेशन आर था ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। लिखने का तरीका क्या है? ऐसा है। ठीक है, क्लियर? इसके अंदर आप जब एक काम करना, इस क्वेश्चन से आप पूरे रिलेशन को भी समझ सकते हो अच्छे से। घर बैठ करके इसका क्या करना, आप लोग रिलेशन आर को लिख लेना, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, उसमें चेक कर लेना उसको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लिखना टाइम लगेगा, बट देख लेना आपको। बाकी तो मैंने पूरा समझा दिया आपको अच्छे से ना, कोई इशू नहीं। वैसे तो करना, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्कूल एग्जाम्स में, तो आपको इसी तरह से करना है इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन है आपके पास कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन निकालना है। ठीक है ना, वेट करो भाई। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन की डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई थी भाई? एक्स किससे बिलोंग करेगा? रिलेशन आर का ये एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट जो है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा? सेट से। तो सेट क्या है? ए, क्योंकि रिलेशन ए से ए में है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, और एक्स की वैल्यूज क्या है? ये हो गया। ठीक है, ये डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखवाई थी ना फर्स्ट में, ये रही। इस डेफिनेशन को मैंने लिख दिया उसमें। ठीक है ना, आप तो ये याद रखो बस। अब यदि रिलेशन का एलिमेंट है तो क्या कह रहा है ये कि मोड ऑफ एक्स माइनस वन इज मल्टीपल ऑफ फोर, कि जो मोड ऑफ एक्स माइनस वन है ना वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो एक्स की वो वैल्यूज बताओ, एक्स की इसमें से वो वैल्यू, क्योंकि एक्स की वैल्यूज क्या है? 0 से लेकर 12 तक के इंटीजर्स हैं, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू जेड भी तो लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, जेड लिखा हुआ है, तो जो वैल्यू, तो एक्स की जगह क्या पुट करें अपन, जो 4 का मल्टीपल आ जाए? पहले आप क्या पुट कर सकते हो? 1, 1 माइनस वन 0, और 0 4 का मल्टीपल होता है। देन आप पुट कर सकते हैं 5, 5 माइनस वन 4, वो भी होता है। देन आप पुट कर सकते हैं 9, 9 के बाद 13, तो 13 तो इसमें ही नहीं, 12 तक है, तो बस यही आपका आंसर आ गया कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन इज इक्वल्स टू 1, 5 और 9, ये आपका आंसर है। क्लियर? आप तो ये लिखना सीख लो बस, वन की क्लास निकालनी तो वन को बाद में लिखो, एक्स को पहले लिखो, और जो डेफिनेशन है उसमें पुट कर दो उसको। ये पुट कर दिया। अब एक्स की वैल्यूज क्या क्या दे रखी हैं? 0 से 12 तक की वैल्यूज हैं, तो उसमें पुट कर दो। ठीक है, यदि ये वैल्यूज फिक्स नहीं होती, मान लो जेड ही कह देता तो बहुत सारी वैल्यूज है तो डैश 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 कर देते, बस 4-5 वैल्यू लिख के और छोड़ देते उसको। ठीक है, एंड सो ऑन। क्लियर? So that the number of equivalence relation on the set 1 2 3 containing 1 2 and 2 1 is 2.
आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ एक सेट है, एक रिलेशन है जो 1 2 3 से 1 2 3 में है। एक रिलेशन है जो इससे है 1 2 3 से 1 2 3 में, ठीक है। आप ऐसे मत लिखना एग्जाम में, आप तो इसको ए बोल देना ऐसे, और फिर यहाँ पर A to A लिख देना। कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1 इज 2, मतलब वो रिलेशन बताओ जो सेट 1 2 3 से 1 2 3 में है, मतलब ए से ए में है, और उसमें दो एलिमेंट तो हैं 1 2 और 2 1, तो कंफर्म है कि उस रिलेशन के एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे? तो सबसे पहले आप क्या करो, समझो, बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ए क्रॉस ए फाइंड कर लें पहले। तो क्या क्या हो गया भाई, 1 1 1 2 1 3, मतलब ए से ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले अपन फाइंड कर लेते हैं। 2 1 2 2 2 3, देन 3 1 3 2 3 3, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया एक। अब आपसे वो कह रहा है कि एक रिलेशन आर है, वो इक्विवेलेंस होना चाहिए, और ये दो एलिमेंट तो उसमें कंफर्म होने ही होने चाहिए। तो देखो सुनो, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस है तो इक्विवेलेंस कब होगा? जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो क्या होना चाहिए? सेट ए का हर एलिमेंट खुद सेटेड होना चाहिए। तो इनका तो होना जरूरी है, क्योंकि ये हुए ही नहीं तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि उसका ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है, कि सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से है, ठीक है। ये हो गया। फिर वो कह रहा है कि ये दो एलिमेंट तो होने ही होने चाहिए थे इसके अंदर, 1 2 और 2 1, सॉरी। अब आप ऐसे समझो भाई, मुझे क्या करना है, इस रिलेशन आर को क्या बनाना है? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के लिए इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों बनाना है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? हर एलिमेंट के रिलेशन खुद से, तो मैंने लिख दिए, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया भाई, ठीक है। अब सिमेट्रिक की बात करें, क्योंकि ये दो एलिमेंट तो कह रहा है होने ही चाहिए, ये तो कन्फर्म है, तो मैंने डाल दिए। अब बताओ 1 2 है तो उसका रिलेशन 2 से, 2 1 से है। ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन ए से, तो 1 का रिलेशन यदि 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, और तो कहीं प्रॉब्लम आई नहीं रही। चलो साहब, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी। अब ट्रांजिटिव चेक करें। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी से। 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से, तो 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, है, ठीक है। और चेक कर लो, 1 का 2 से, 2 का 2 से, तो 2 का 2 से। वापस समझो, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 2 से, तो 1 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, तो ये रहा ना 1 2, तो इसमें ऑलरेडी है ही। तो कहने का मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है। तो एक रिलेशन तो अपना यही हो गया, एक रिलेशन तो आर यही हो गया जो कि इक्विवेलेंस है, और ये दो एलिमेंट हैं, तो वो ये रहा, एक तो सिंपल, एक R1 बोल देते हैं। अब दूसरा एलिमेंट, सॉरी दूसरा रिलेशन, देखो उसको भी रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ये तो मुझे लिखने ही पड़ेंगे। इसके लिए उसने मेरे को बिल्कुल बाउंड किया हुआ है कि साहब ये दो एलिमेंट तो आपको लेने हैं, तो ये भी मुझे लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब इस रिलेशन में अपन ने कौन कौन से एलिमेंट आ सकते थे? सॉरी, ये अपन ने ले लिया, ये ले लिया, और ये ले लिया, 1 2 और 2 1 ले लिया, ये ले लिया 2 1। ये बचे हुए चार एलिमेंट आ सकते हैं। मान लो मैंने एक बार के लिए 1 3 लिया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, फिक्स है। लेकिन इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे ए का रिलेशन बी से, तो बी का रिलेशन ए से भी तो करना पड़ेगा। तो यदि 1 का रिलेशन 3 से है ना, तो 3 का रिलेशन 1 से भी मुझे बनाना पड़ेगा। यदि मैं 1 3 ले रहा हूं, तो 1 3 के साथ मुझे 1 3 ले रहा हूं, तो 1 3 के साथ मुझे 3 1 भी लेना पड़ेगा। आगे भी आ, तो सिमेट्रिक हो गया, ठीक है साहब। फिर ट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो इक्विवेलेंस होगा। अब ट्रांजिटिव क्या कहता है? ए का रिलेशन बी से, बी का सी से, तो ए का सी से। तो देखो 2 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 3 से, तो 2 का रिलेशन 3 से, तो ट्रांजिटिव के लिए मुझे 2 3 भी इसमें लिखना पड़ेगा। ये लो साहब, इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए 2 3 लिखा। 2 3 लिखते ही अब ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। यदि मैं 2 3 लिख रहा हूं तो ये सिमेट्रिक नहीं हो रहा, क्योंकि 2 का रिलेशन 3 से, तो 3 का रिलेशन 2 से होना चाहिए। तो साहब यदि 2 3 आपने लिया तो 3 2 भी आएगा, तो 3 2 भी आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब इसको चेक कर लो क्या हुआ। ये सिमेट्रिक हो गया, 1 का रिलेशन 3 से, 3 का 1 से, 2 का 3 से, 3 का 2 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से हो गया। ए का रिलेशन बी से, बी का सी से, तो 2 का 3 से, ये रहा। 3 का रिलेशन 1 से,
और देखो इन दोनों को देखो, 3 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 2 से, तो 3 का रिलेशन 2 से। देखो 3 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 2 से, तो 3 का रिलेशन 2 से, तो ये रहा 3 2। ठीक है, सारे आ गए। 2 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 2 से, तो 2 का रिलेशन 2 से, तो ये रहा। तो कहने का मतलब ये भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो केवल वो आपसे शो ही तो करवा रहा था, तो ये दो ही रिलेशन पॉसिबल हैं जो कि इक्वलेंस होंगे यदि वो ये दो एलिमेंट्स कंटेन करता है तो। ठीक है, मतलब ये दो एलिमेंट्स हैं तो ऐसे दो ही रिलेशंस पॉसिबल हैं जो कि इक्वलेंस होंगे। क्लियर? ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ R and S are two equivalence relation on set A, then R intersection S is also an equivalence relation on set A. इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि दो इक्विवेलेंस रिलेशंस का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी इक्विवेलेंस होगा, ये आपको प्रूव करना है। गॉट इट? तो कैसे करेंगे समझो। ये कह रहा है R और S दो को लिखने का तरीका है कि दो इक्विवेलेंस रिलेशन है और सेट A में है, तो A से A में होगा एंड S भी क्या होगा, जो रिलेशन R है और S है दोनों सेट A में। अच्छे समझना भाई, दोनों सेट A में है। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, दोनों सेट A में है, तो इसका मतलब क्या है कि जो रिलेशन R है वो भी A का सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? A क्रॉस A। A क्रॉस A का मतलब है A का कार्टेशियन प्रोडक्ट A से। ऐसी जो S है वो भी क्या होगा, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का सबसेट होगा। आप समझो, R जो है इसका सबसेट है और S जो है इसका सबसेट है। R और S दोनों यदि इसके सबसेट हैं तो 100% R इंटरसेक्शन जो S होगा ना वो भी का सबसेट होगा। ठीक है, तसल्ली से दिमाग को बिल्कुल शांत करके सोचो। R जो है वो A क्रॉस A का सबसेट है और जो S है वो भी A क्रॉस A का सबसेट है, तो जो इनका इंटरसेक्शन होगा ना, मतलब इनके जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो 100% A क्रॉस A में से होंगे। अरे भैया R के जितने भी एलिमेंट्स है वो कहां से हैं? R में जितने भी एलिमेंट है वो किस में से हैं? A क्रॉस A। A क्रॉस A का मतलब है A और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट। S के जो एलिमेंट्स है वो किस में से हैं? A क्रॉस A में से। तो जो दोनों के कॉमन एलिमेंट होंगे वो भी तो A क्रॉस A में से ही होंगे, वो अलग से कहां से आ जाएंगे? सीधा सा लॉजिक है। तो कहने का मतलब आप लिख सकते हो, सो R इंटरसेक्शन S भी क्या है, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का सबसेट होगा। तो हेंस आप लिखोगे कि R इंटरसेक्शन S इज अ रिलेशन ऑन सेट A। सेट ए में ही है, मतलब जो R इंटरसेक्शन S भी है ना वो भी रिलेशन, वो जो रिलेशन है वो भी कहां पर होगा, सेट A में होगा। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि जो R इंटरसेक्शन S है ना वो जो रिलेशन है वो भी सेट A में ही होगा। तो सबसे पहले तो ये लाइन लिखनी थी। ठीक है, चलो इसके बाद फिर अपन रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, अब है फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है अभी, खुद का रिलेशन खुद से। तो ए एक एलिमेंट लिया और मैंने कहाँ से लिया, वो सेट ए से लिया। कहाँ से लिया? सेट ए से। आपको जो प्रूव करना है पहले दिमाग में वो क्लियर होना चाहिए। मुझे क्या प्रूव करना है? ए। अब ध्यान रखना भाई, मुझे इसको इक्वलेंस प्रूव करना है। ये दोनों तो इक्वलेंस दे रखे हैं उसने ऑलरेडी, आर और एस तो इक्वलेंस है, ये तो उसने ऑलरेडी दिए हुए हैं। मुझे इसको इक्वलेंस प्रूव करना है, आर इंटरसेक्शन एस को। अब इसमें कंफ्यूज मत हो भाई, ये भी एक रिलेशन है। इसको मैं, हो सकता है मैं इस रिलेशन को नाम दे दूं भाई आर इंटरसेक्शन एस है, उसको रिलेशन को मैंने नाम दे दिया R1 दे दिया। ठीक है, क्या दिक्कत है? क्योंकि आप एक चीज और समझ लो, ये रिलेशन आर है, इसके एलिमेंट्स किस में होंगे? ऑर्डर्ड पेयर में। ये रिलेशन एस है, इसके एलिमेंट्स किस में होंगे? ऑर्डर्ड पेयर में। दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो दोनों के कॉमन लूंगा, कॉमन लूंगा तो वो भी तो ऑर्डर्ड पेयर ही आएंगे। तो बस वो आर इंटरसेक्शन एस है, एलिमेंट्स उसके भी ऑर्डर्ड पेयर में ही है, सीधा सीधा सा। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए। मुझे प्रूव ये करना है कि ए बिलोंग्स टू, अच्छा एक मिनट समझना, ए बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू एस। ये जो ए है ना वो आर का एलिमेंट होगा और ए एस का एलिमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप यहां लिखोगे बिकॉज आर एंड
एस आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये जो आर और एस है ना वो दोनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसलिए ये दोनों रिफ्लेक्सिव है। कहाँ है? ये रहा। आर और एस इक्विवेलेंस है, और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। तो देखो यदि ए बिलोंग्स टू ए, यदि सेट ए का एक एलिमेंट ए है ना, तो ये ए बिलोंग्स टू आर भी होगा और ए बिलोंग्स टू एस भी होगा। जो ए होगा वो आर में भी होगा और एस में भी होगा। यदि नहीं होंगे तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आगे बात समझ में? ठीक है साहब। अब देखो जो ए है वो आर का एलिमेंट है, और ए जो है वो एस का एलिमेंट है। तो 100% जो ए होगा ना भाई, वो आर इंटरसेक्शन एस का भी एलिमेंट होगा। आर इंटरसेक्शन एस का भी एलिमेंट होगा। कैसे होगा? मैं आर और एस का इंटरसेक्शन करूं, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स। तो ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो कॉमन है, तो ये तो आएगा ही आएगा ना इंटरसेक्शन एस में। ठीक है, इसलिए ए बिलोंग्स टू क्या होगा भाई? आर इंटरसेक्शन एस होगा। क्लियर? तो R intersection S is an reflexive relation. ठीक है, इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों? अरे भाई हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से है, क्योंकि ए अपन क्या कह रहे थे? सेट ए का एलिमेंट है, और हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर इंटरसेक्शन एस भी क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्लियर? मुझे यही तो प्रूव करना था। चलो साहब, इसके बाद आ जाते हैं अपन सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट चाहिए, तो मैंने दो एलिमेंट लिए जो ए से बिलोंग करते हैं। मैंने लिया, ये मुझे अपनी तरफ से लेना है कि लेट ए बी जो है ना वो आर इंटरसेक्शन एस का एलिमेंट होगा। आर इंटरसेक्शन एस का एलिमेंट होगा। ठीक है, इसका एलिमेंट होगा। ठीक, क्योंकि मुझे इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है, ये ध्यान रखो मैं बार बार कह रहा हूं। तो मुझे क्या करना है? ए बी इसका एक एलिमेंट है, प्रूव करना है कि बी ए भी इसका एलिमेंट है। मतलब ए का रिलेशन यदि बी से है ना, तो बी का रिलेशन ए से भी होगा इस रिलेशन में। ठीक है, तो देखो इसको अब आप ऐसा समझो कि जो ए बी है ना आर इंटरसेक्शन एस में है, तो 100% ए बी आर में भी होगा, एंड जो ए बी होगा वो एस में भी होगा। रिलेशन एस में भी होगा। मतलब ए बी आर इंटरसेक्शन एस दोनों के कॉमन पार्ट का एलिमेंट है, तो दोनों के अलग अलग में तो 100% होना है ना। मतलब इस तरह से मान लो दो सेट है, एक एलिमेंट यहां पर है ए में और ये बी है, तो ये ए में भी है और ये बी में भी है 100%। ठीक है, तो इस तरह से ये आर में भी होगा और रिलेशन एस का भी एक एलिमेंट होगा। अब ऐसा लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो बी ए बिलोंग्स टू आर, और इसको लिख सकते हैं एंड बी ए बिलोंग्स टू एस। क्यों लिखेंगे भी? रीजन क्या है? देखो ए बी यदि आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आर से बिलोंग करेगा। रीजन क्योंकि आर और एस दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये सिमेट्रिक भी होंगे। और यदि रिलेशन आर सिमेट्रिक है तो 100% यदि उसमें ए बी कोई एलिमेंट होगा तो उसका रिलेशन बी का ए से भी होगा। सिमिलरली यदि ए बी एस का एलिमेंट होगा तो बी ए भी एस का एलिमेंट होगा। यहां लिखेंगे बिकॉज आर एंड एस आर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, मैं बोल रहा हूं पूरा पूरा। आर एंड एस आर सिमेट्रिक रिलेशन। अब बी ए आर का एलिमेंट भी है और बी ए एस का एलिमेंट भी है, तो 100% दोनों के इंटरसेक्शन का एलिमेंट भी होगा। तो बी ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है, बी ए आर में भी है और बी ए एस में भी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो कॉमन एलिमेंट निकलेंगे। तो ये एलिमेंट दोनों में कॉमन है तो ये भी आ जाएगा। तो बी ए क्या होगा? आर इंटरसेक्शन एस। मेरे को लेना था ए रिलेटेड टू बी, आर इंटरसेक्शन एस में प्रूव कर दिया बी रिलेटेड टू ए आर इंटरसेक्शन एस में। तो कहने का मतलब आर इंटरसेक्शन एस क्या हुआ? यहां लिखेंगे बिकॉज इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, इसका मतलब यह है कि बी ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? सो आर इंटरसेक्शन एस इज एन सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक
रिलेशन। क्लियर? ठीक है भाई, चलो। देन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मुझे 3 एलिमेंट चाहिए, तो मैं 3 एलिमेंट लूंगा, बिलोंग्स टू ए ले लेंगे। ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू ए लिया। मुझे ये तो अपनी तरफ से लेना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, क्योंकि मुझे इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है, इसलिए मैं इसी में एलिमेंट लूंगा। ठीक है, ये मुझे लेना होता है। क्लियर? और प्रूव करना है ए सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है, तो देखो यदि ए बी आर इंटरसेक्शन एस का एलिमेंट है तो 100% ए बी आर का एलिमेंट भी होगा एंड जो ए बी होगा वो एस का एलिमेंट भी होगा एंड सिमिलरली जो बी सी है वो आर का एलिमेंट भी होगा एंड जो बी सी है वो एस का एलिमेंट भी होगा। ठीक है, अब देखो ए बी आर का एलिमेंट है और बी सी आर का एलिमेंट है, तो उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू एस एंड बी सी बिलोंग्स टू एस। ए बी बिलोंग्स टू एस एंड बी सी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, मैंने इसको रीअरेंज किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। देखो ए बी आर से रिलेटेड है और बी सी भी रिलेशन, वापस समझो, ए बी जो है वो आर का एलिमेंट है, रिलेशन आर का एलिमेंट है, मतलब ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी से होगा, क्योंकि आर क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि एस और आर दोनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो 100% वो ट्रांजिटिव भी होंगे। तो यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन किससे होगा, सी से भी होगा एंड ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो इसमें भी क्या होगा, ए का रिलेशन सी से होगा, ए का रिलेशन सी से होगा। ठीक है, फिर और रीजन क्या लिख दोगे आप यहां पर, बिकॉज आर एंड एस आर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब देखो ए सी आर का एलिमेंट भी है और ए सी एस का एलिमेंट भी है। यदि मैं आर इंटरसेक्शन एस निकालूं तो इनमें जो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन है, तो 100% ए सी तो कॉमन है ही ना, तो ए सी तो आएगा ही आएगा। तो ए सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। देखो ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी से, किसमें, आर इंटरसेक्शन एस में। दैट्स व्हाई द आर इंटरसेक्शन इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। क्लियर? आ गया समझ में अच्छे से? तो आपको आर इंटरसेक्शन एस को प्रूव करना था, तो आप आर इंटरसेक्शन एस के एलिमेंट लेंगे। ठीक है भाई, चलो। तो ऐसा है भाई, मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए रिलेशंस के आपको, 11th के भी और 12th के भी, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अभी तो शुरुआत है, काफ़ी आगे तक जाना है, तो अभी तो काफ़ी समय अपने पास है। आप इन टॉपिक्स को पूरा अच्छे से पढ़ें, इनको रिवाइज करें, थ्योरी को अपने बिल्कुल क्लियर करें, कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करें, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क है ना, वो है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो मैं क्या, कोई भी टीचर आपको पढ़ा सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं जो अभी वर्कआउट कर रहा हूँ वो आपके कॉन्सेप्ट्स पे कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जैसे मान लो अभी रिलेशन चैप्टर अपन ने पढ़ा, तो रिलेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और बेसिकली रिलेशन क्या होता है। अभी इसके थोड़े टाइम बाद, 1 महीना 2 महीना बाद आप जुड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके पास डेली अपडेट मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। तो मैं इसके कुछ और भी लेक्चर्स लूंगा जिसमें रिलेशंस के अच्छे क्वेश्चंस लूंगा, जो कि आपके स्कूल या बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं पूरे लेक्चर्स 9 से लेके 12th क्लास तक पूरा अच्छे से आपको सारे एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा विद क्वेश्चंस। ठीक है ना, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है,
इसके बाद में आपके जेई के लेक्चर्स भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार अपन बेसिक्स को अच्छा सा कर लें, ठीक है, क्योंकि जेई का बेसिकली सिलेबस है क्या, 11th और 12th का सिलेबस तो है अपने पास, तो अपन एक बार 11th और 12th के सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू कर लें, उसके बाद अपन जेई पे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, बस हमसे जुड़े रहें और आपका प्यार हमारे साथ बना रहे, यही हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत करें, पढ़ते रहें, इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फंक्शन, ओके।